This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Saira Chauhan. अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की बुक में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले अमेरिका की पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। इसके अलावा खबरों में आपको बताएंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड और रेचल ब्रुक्स से जुड़ी और क्या खबरें हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की वो कौन से 9 स्टेट्स हैं जहां पर कोरोना वायरस के केसेस तेजी से इंक्रीज हुए हैं। और भी खबरें होंगी डिटेल से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की बुक ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले अमेरिकी पॉलिटिक्स में मचाई हलचल। जॉन बोल्टन का दावा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के लिए चीनी प्रेसिडेंट से मांगी थी हेल्प। रेचल ब्रुक्स की मौत पर फॉर्मर अटलांटा पुलिस ऑफिसर पर फेलोनी मर्डर का लगाया गया चार्ज। गिल्टी साबित होने पर फॉर्मर पुलिस ऑफिसर को लाइफ इन प्रिजन या फिर डेथ पेनल्टी हो सकती है सजा। यूनाइटेड स्टेट्स की 9 स्टेट्स में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़े। ओवरऑल केसेस 2.24 मिलियन से ज्यादा, जबकि कोरोना वायरस की वजह से 120,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन एक बार फिर कोरोना वायरस पेंडेमिक ठीक से हैंडल ना करने पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर बरसे। कहा, इससे पता चलता है प्रेसिडेंट की प्लानिंग कितनी खराब है। और यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक कोरोना वायरस होने के बावजूद साल के आखिर तक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड 80 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी UNHCR के मुताबिक इनमें से ज्यादातर ने पड़ोसी कंट्रीज का रुख किया है। और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और बात करेंगे उस खबर की जिसका असर अमेरिका ही नहीं दूसरी कंट्रीज पर भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की बुक ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले अमेरिकी पॉलिटिक्स में तूफान ला दिया है। जॉन बोल्टन ने दावा किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के लिए चीनी प्रेसिडेंट से हेल्प मांगी थी। बोल्टन के इस दावे के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भड़क गए हैं और वहीं इस पूरे मामले पर चीन की तरफ से भी बयान आ गया है। द रूम वेयर इट हैपन, अ व्हाइट हाउस मेमोयर, ये वो किताब है जिसने अमेरिकी पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन की बुक ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले अमेरिका की राजनीति में तूफान ला दिया है। जॉन बोल्टन ने अपनी बुक में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी के इलेक्शन में दोबारा जीतने के लिए G2 समिट सेमिनार के दौरान चीनी प्रेसिडेंट से मदद मांगी थी। बोल्टन के इस दावे के बाद अब प्रेसिडेंट ट्रंप भड़क गए हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये तक कह दिया है कि जॉन बोल्टन ने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी को लेकर चीन के खिलाफ मोर्चा खोले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन बोल्टन की किताब को झूठ और फेक स्टोरी का पुलिंदा करार दिया है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जॉन बोल्टन की बुक झूठ और फर्जी कहानियों से भरी हुई है। और वहीं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्समैन जाओ लिजान ने इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उनका कहना है कि चाइना का US इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा है कि चाइना कभी भी अमेरिका के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगा। और वहीं इन एलिगेशन से क्रिटिक्स को नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करने का एक और मौका मिल गया है। जॉन बोल्टन की बुक 23 जून से दुकानों में मिलने की उम्मीद है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल बोल्टन को बर्खास्त कर दिया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव केली मैकनिनी ने कहा है कि इस बुक में कई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अब इस बुक की समीक्षा की जाएगी। नाउ नेक्स्ट न्यूज। रेचल ब्रुक्स की मौत पर फॉर्मर अटलांटा पुलिस ऑफिसर पर फेलोनी मर्डर का चार्ज लगा दिया गया है। रेचल ब्रुक्स की मौत लास्ट फ्राइडे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में पुलिस की फायरिंग से हुई थी, जिसके बाद रेचल ब्रुक्स के लिए जस्टिस की मांग लगातार की जा रही थी। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में रेसिज्म और पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ ऑलरेडी प्रोटेस्ट किए जा रहे थे और इस बीच रेचल ब्रुक्स की मौत से एक बार फिर रेशियल कंसर्न्स में इजाफा देखा गया। और वहीं आपको ये भी बता दें कि रेचल ब्रुक्स को शूट करने वाले पुलिस ऑफिसर को ठीक अगले ही दिन डिसमिस कर दिया गया था जब CCTV फुटेज सामने आया। फुलटन काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पॉल हॉर्वर्ड ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि रॉल्फ पर 11 चार्जेस लगाए गए हैं, जिनमें फेलोनी मर्डर, असॉल्ट विद अ डेडली वेपन और ऑफिस की ओथ का वायलेशन शामिल है। गिल्टी साबित होने पर रॉल्फ को लाइफ इन प्रिजन या फिर डेथ पेनल्टी की सजा भी दी जा सकती है। These are the 11 charges against Officer Rolfe. The first charge is felony murder. This is the death that is as a result of a underlying felony, and in this case, the underlying felony is aggravated assault with a deadly weapon, and the possible sentences for a
felony murder conviction would be life, life without parole, or the death penalty. Because Officer Brosden has now become a state's witness. He has decided to testify on behalf of the state in this case. What he has said to us that is within a matter of days, he plans to make a statement regarding the culpability of Officer Roth. But he indicated that he is not psychologically willing to give that statement today. Officer Brosden, however, has admitted that he was in fact standing on Mr. Brooks's body immediately after the shooting. एक तरफ रिचर्ड ब्रुक्स की मौत और उनके लिए जस्टिस की मांग, तो वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज फ्लॉयड की मौत, जिसके बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोटेस्ट देखे गए। उनकी फैमिली ने लगातार जस्टिस की मांग की और साथ ही लोगों ने भी जस्टिस की मांग की थी। अब जॉर्ज फ्लॉयड के ब्रदर सामने आए हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशन से मामले की इन्वेस्टिगेशन की अपील की है। उन्होंने वीडियो मैसेज के जरिए अपनी बात सामने रखी है। उनका वीडियो मैसेज जेनेवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में प्ले किया गया। मई 25 को मिनियापोलिस में पुलिस कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई थी, जिसके बाद पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में जगह जगह प्रोटेस्ट देखे गए। जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली भी सामने आई थी और उन्होंने लगातार इंसाफ की मांग की थी। अब जॉर्ज फ्लॉयड के ब्रदर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि जस्टिस हमें हर हाल में चाहिए। उन्होंने अपना एक वीडियो मैसेज दिया है। उनका ये वीडियो मैसेज जेनेवा में यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में प्ले किया गया। अपने मैसेज में फेलोनिस फ्लॉयड ने यूनाइटेड स्टेट्स में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और पुलिस ब्रूटैलिटी इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, ये भी देखिए। You watched my brother die. That could have been me. I am my brother's keeper. You in the United Nations are your brothers and sisters keepers in America. And you have the power to help us get justice for my brother George Floyd. I am asking you to help him. I am asking you to help me. I am asking you to help us, black people in America. I hope that you would consider establishing an independent commission of inquiry to investigate police killings of black people in America and the violence used against peaceful protesters. Peaceful protesters were shot and killed by police. Journalists were beaten and blinded when they tried to show the world the brutality happening at the protests. When people raise their voices to protest the treatment of black people in America, they are silenced, they are shot and killed. My brother George Floyd is one of the many black men and women that have been murdered by police in recent years. The sad truth is that the case is not unique. The way you saw my brother tortured and murdered on camera is the way black people are treated by police in America. और अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस की। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स के 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। और वो स्टेट्स कौन से हैं, चलिए ये भी आपको बताते हैं। वो अल्बामा, एरिजोना, फ्लोरिडा, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, ओक्लाहोमा, ऑरेगन, साउथ कैरोलिना और इसके अलावा टेक्सास। जी हाँ, यहाँ पर केसेस तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम ओवरऑल केसेस की बात करें तो 2.24 मिलियन केसेस हैं। इसके अलावा डेथ टोल 120,000 से भी ज्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स के 9 स्टेट्स में अब कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इन स्टेट्स में शामिल हैं अल्बामा, एरिजोना, फ्लोरिडा, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, ओक्लाहोमा, ऑरेगन, साउथ कैरोलिना और टेक्सास। आपको बता दें, इन स्टेट्स में रीओपनिंग हुई जिसके बाद कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़े हैं। वहीं कोरोना वायरस केसेस के मामले में न्यूयॉर्क लगातार नंबर 1 पर है। लेकिन गनीमत यह है कि यहाँ पर अब कोरोना वायरस के केसेस उतने निकल के नहीं आ रहे हैं। देखा जाए तो न्यूयॉर्क में 400,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। 31,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई है। न्यू जर्सी में 170,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 12,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई। कैलिफोर्निया में 163,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, जबकि डेथ टोल 6,000 के करीब है। इलिनॉय में 134,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा यहाँ पर डेथ टोल। मैसाचुसेट्स में 100,000 से ज्यादा केसेस हैं, जबकि 7,000 से ज्यादा यहाँ पर डेथ टोल। टेक्सास में भी केसेस तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। अब 99,000 से ज्यादा यहाँ पर केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 2,000 से ज्यादा। फ्लोरिडा में 85,000 से ज्यादा केसेस हैं, 3,000 से ज्यादा डेथ टोल। वहीं एक्टिव केसेस 3,000 से भी ज्यादा हैं। और वहीं पेंसिल्वेनिया में 84,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर जान गई है।
एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स में कोरोना वायरस के केसेस में स्पाइक देखा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में बिजनेसेस फिर से बंद नहीं किए जाएंगे। The flames, they flare up in certain areas a little bit, but I think we'll put them out very quickly, and we won't be closing the country again. We won't have to do that. But he broke the law. Very simple. I mean, as much as it's going to be broken, this is highly classified. That's the highest stage. It's highly classified information, and he did not have approval. Protesters and anarchists and terrorists and looters and all of the people that were marching on various locations over the last couple of weeks, that's died down. They've lost some energy. That's good. But because many of them don't even know what they're protesting, frankly. Cops and police and law enforcement, they're great people, and that's a vast, vast majority of them. And they do an incredible job, and they keep us all safe. And these people that are taking over this incredible piece of real estate are obviously very good at real estate, maybe better than I was. Because they paid nothing, they just took it over. Now next news, आपको बता दें कि डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन कोरोना वायरस पेंडेमिक ठीक से ना हैंडल करने पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर से बरसे हैं। पेंसिल्वेनिया में विजिट के दौरान जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना वायरस ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बैड मैनेजमेंट को एक्सपोज कर दिया है। और क्या कुछ उन्होंने कहा अपने विजिट में, ये भी देखिए। It's a bad management on top of bad planning, on top of neglect. And it's totally unacceptable for a great nation like ours. Folks, here's the truth. The pandemic is still here. It's going to be here for the foreseeable future until we get it under control or until we have safe and proven, widely available vaccine. COVID-19 is a fact of nature. We have to deal with this virus and everything that comes with it. We have to deal with it head on, honestly. Tell the people the truth. But it's not rocket science, it's common sense. It's straightforward. And that's why this is perhaps the greatest indictment of Donald Trump's complete, compelling lack of leadership. He wasted months and months and months passing the buck, blaming everyone else, refusing to act when he should have been preparing our country for a long-term response and building up our resiliency to respond to future flare-ups. He should have been working to shore up the vulnerabilities in our healthcare system that have been laid bare in this crisis and he's trying to eliminate in court. He should have been working to bridge the inequities and strengthen the cracks in the foundation of our economic system that have exposed for everyone to see. He hasn't done any of it. Because of the depths of Donald Trump's failures, this pandemic will continue to be worse for all Americans and much worse for Black and brown Americans who are getting hit the hardest. American businesses need the support of the federal government to continue to backstop them through this phases of reopening. And workers need assurances that their health is your first concern. Americans need a president who will put the American people first, not his or her own ego. America needs a president who will do the work. I'm ready on day one after more than 3 years in office. Why isn't Donald Trump ready? Mr. President, wake up. Get to work. There's so much more to be done. नाउ नेक्स्ट न्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क कोरोना वायरस इन्फेक्शन का एपिसेंटर रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। लेकिन अब यहां से एक सुकून भरी खबर है और वो खबर ये है कि गवर्नर एंड्रू क्यूमो का ये कहना है कि पिछले कुछ टाइम से देखा जा रहा है जो हॉस्पिटलाइजेशन है कोरोना वायरस केसेस के वो कम हुए हैं। गवर्नर एंड्रू क्यूमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्टेट में वायरस से मरने वाले और हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले पेशेंट्स की तादाद में कमी आई है। ट्यूसडे को 60,000 न्यूयॉर्क रेजिडेंट का टेस्ट किया गया, जिनमें से 1% से भी कम लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और सेम डे स्टेट के हॉस्पिटल में आने वाले कोविड-19 पेशेंट्स की तादाद में ड्रॉप होकर 1479 पर आ चुका है। देखा जाए तो मार्च 20 से ये अब तक का सबसे कम नंबर है।
Our number of hospitalizations, lowest level since we started. Amen, 1,400. Number of deaths, 17 deaths in the state of New York. 17. Lowest number since we started. I would feel, the only way I could feel better is if that number ever becomes 0. But 17, we remember in our thoughts and prayers the 17 lives lost. But this is great, great news compared to where we've been. We did about 60,000 tests yesterday. Put that in context. 60,000 tests on one day. No state in the United States is doing that. 60,000 tests across the state. Number who tested positive? Less than 1%. That is the lowest percentage of positive that we have had since we have started, period. That is one of the lowest levels in the United States of America. And we, once again, have demonstrated that we've gone from the worst infection rate in the country to the best infection rate in the country. Just think about that for a minute. नाउ नेक्स्ट न्यूज। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक कोविड-19 के बावजूद साल के आखिर तक वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड 80 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि विस्थापित हुए हैं। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लोग अपने पड़ोस की कंट्रीज में विस्थापित हुए हैं, यानी कि डिस्प्लेस हुए हैं। यूएनएचसीआर का कहना है कि 2019 के आखिर तक 80 मिलियन लोग जंग या फिर प्रोसिक्यूशन की वजह से डिस्प्लेस हुए हैं। ये फिगर एक ही साल में 9 मिलियन तक बढ़ा है और अगर 10 इयर्स पहले की बात की जाए तो 2010 में टोटल 41 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए थे। और वहीं रिफ्यूजीज या असाइलम सीकर्स की लिस्ट में टॉप पर सीरियंस, वेनेजुएलियंस, अफगान्स, साउथ सुडानीज और बर्मीज शामिल हैं। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से 5 मिलियन वेनेजुएलियंस ने मुल्क छोड़ दिया है। इनमें से ज्यादातर लोगों ने कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, ब्राजील और चिली का रुख किया, जबकि अप्रैल से अब तक एस्टिमेटेड 30,000 से 50,000 लोग वेनेजुएला तक लौट चुके हैं। यूएनएचसीआर के मुताबिक 107,000 रिफ्यूजीज पिछले साल थर्ड कंट्रीज में सेटल हुए हैं, जिनमें से 31,000 से ज्यादा रिफ्यूजीज को कनाडा में जगह मिली है। But it's, this almost 80 million figure, the highest that UNHCR has recorded since these statistics have been systematically collected, is of course a reason for great concern. This is, by the way, approximately 1% of the world population. We've never reached this very significant percentage. This continues to be a global issue, an issue for all states, but an issue that challenges most directly the poorer countries, not the rich countries, in spite of the rhetoric. In most of these countries, Venezuelans live off the informal economy. And many, even qualified people, unfortunately, have had to live a life of subsistence, basically, in selling vegetables in markets, doing menial work. It's been really very precarious, very fragile, and with lockdowns, a lot of these jobs, it's what I said earlier, with lockdowns, a lot of these jobs have disappeared almost overnight. 107,000 people were resettled in third countries. This is also a declining figure, unfortunately. Now next news, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेम्पररी मेंबर्स चुन लिए गए हैं। जी हां, मेक्सिको, इंडिया, आयरलैंड और नॉर्वे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट कर लिया गया है, जबकि एक सीट अभी भी खाली है। इंडिया 8 साल में 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्पररी मेंबर चुन लिया गया है। वेडनेसडे को हुई वोटिंग में जनरल असेंबली के 193 देशों ने हिस्सा लिया। इंडिया के साथ साथ आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे भी टेम्पररी मेंबर चुना गया है। इस इलेक्शन में कनाडा, आयरलैंड और नॉर्वे से हार गया। मेक्सिको और इंडिया अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, और जबकि फाइनल सीट के लिए केन्या और जिबूटी के बीच मुकाबला देखा गया, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जीत सका। आपको बता दें, 15 मेंबर काउंसिल में न्यू मेंबर्स अपने 2-ईयर टर्म की शुरुआत 1 जनवरी से कर सकेंगे। और खबर अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से। जी हाँ, ट्वाइलाइट मूवी से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस क्रिस्टीन स्टुअर्ट अपनी अगली फिल्म में प्रिंसेस डायना के कैरेक्टर में नजर आएंगी।
आपको बता दें मूवी का प्लॉट अर्ली 1990s पर फोकस करेगा, जब डायना ने चार्ल्स से अलग होने का फैसला किया था और खुद को क्वीन बनने से रोक दिया था। इस फिल्म की शूटिंग 2021 में एक्सपेक्टेड है। प्रिंस चार्ल्स के कैरेक्टर के लिए अभी किसी को भी कास्ट नहीं किया गया है। आपको बता दें कि क्रिस्टीन स्टुअर्ट ने ट्विलाइट सीरीज की मूवी में अपनी पहचान बनाई है और अब एक अहम किरदार निभाने वाली हैं क्रिस्टीन। और अब न्यूज ह्यूस्टन से। आपको बता दें कि ह्यूस्टन के हेरमन पार्क से कन्फेडरेट कमांडर डिक डोलिंग का स्टैचू हटा दिया गया है। डिक डोलिंग गैल्वेस्टन रिकैप्चर करने और 1863 में बैटल ऑफ सेवन पास के दौरान यूनियन इन्वेजन फोर्स को डिफीट करने की वजह से फेमस हुए थे। लेकिन अब ह्यूस्टन के हेरमन पार्क से कन्फेडरेट कमांडर डिक डोलिंग का स्टैचू हटा दिया गया है। आपको बता दें कि मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था। वहीं इससे पहले ट्यूसडे को सैम ह्यूस्टन पार्क से स्पिरिट ऑफ कन्फेडरेसी स्टैचू को भी हटा दिया गया था, जिसे ह्यूस्टन म्यूजियम ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर में हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट के तौर पर रखा जाएगा। और वहीं आपको ये भी बता दें कि ह्यूस्टन के बेल पार्क में क्रिस्टोफर कोलंबस के स्टैचू पर एक बार फिर से हमला हुआ है। ये हमला थर्ड टाइम किया गया है। इंसिडेंट के बाद स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी रात पुलिस वहां पर मौजूद रही। म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट के करीब बेल पार्क में लोकेटेड क्रिस्टोफर कोलंबस के स्टैचू पर लास्ट वीक 2 बार अटैक हो चुका है। रात को 1 बजे के करीब पुलिस को एक बार फिर से स्टैचू पर हमले की इन्फॉर्मेशन दी गई। पुलिस का कहना है कि किसी शख्स ने स्टैचू पर रेड पेंट फेंका था। स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस पूरी रात वहां पर रही। और अब न्यूज साउथ ईस्ट ह्यूस्टन से है। आपको बता दें कि साउथ ईस्ट ह्यूस्टन में एक शख्स को गोली मारकर उसका मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने सस्पेक्ट की तलाश शुरू कर दी है और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। शूटिंग इंसिडेंट बेंगल स्ट्रीट और गैल्वेस्टन रोड पर लोकेटेड एक डुप्लेक्स में रिपोर्ट किया गया। पुलिस ऑफिसर्स जब लोकेशन पर पहुंचते हैं तो विक्टिम की मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक सस्पेक्ट काफी देर से बिल्डिंग के आसपास घूम रहा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। पुलिस इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ है। So just before 11 p.m. we got a call to a shooting that just occurred. Officers got here to the 8100 block of Bengal. Behind me is like a duplex type apartment complex. There's different locations in there. One of our witnesses came home and found an individual that lives here. He's a 29-year-old black male that was agitated, saying some things that he was concerned about. That individual went inside his room, locked his door. He heard another commotion outside one more time. He went out, he saw one of his friends and saw the individual that he first encountered, the black male, coming back into the area that they live in and was very hostile. He didn't know what it was, so he said, hey, let's get back in our rooms. The suspect came in, pistol whipped our complainant. Our witness ran back into his apartment and then heard a gunshot. Once everybody started coming out, also the manager heard the gunshot, comes out and finds our complainant who was shot one time, and he's deceased right now on the scene. Our suspect, we do believe, has left the location. However, we are looking at where he lives. Homicide is coming, and we're going to see if he's in there. We don't think he is. So right now, we believe he is gone. Officers are looking in the area, seeing if we can find this individual. So right now, if anybody has any information where he may be, that'd be great if they could call Houston Police Department Homicide Division. और वहीं फोकस ह्यूमैनिटेरियन यूएसए और इस्माइली काउंसिल फॉर द साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से सिटी ऑफ ह्यूस्टन को 500,000 फेस मास्क डोनेट किए गए। देखिए आतिफ कुरैशी की स्पेशल रिपोर्ट। इस्माइली कम्युनिटी फॉर साउथ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स और फोकस ह्यूमैनिटेरियन यूएसए की तरफ से सिटी ऑफ ह्यूस्टन को 500,000 रीयूजेबल फेस मास्क डोनेट किए गए। ये डोनेशन ह्यूस्टन सिटी हॉल में मेयर टर्नर ने एक्सेप्ट की। The donation today was made on behalf of Focus Humanitarian Assistance USA. It's a disaster recovery and emergency management organization helping to really save lives in very perilous situations for individuals across the globe. It is part of the larger Aga Khan Development Network. The donation was made of 500,000 masks to the city of Houston today on behalf of them and the Ismaili Council for Southwestern United States. इस्माइली काउंसिल फॉर साउथ वेस्टर्न यूएस के प्रेसिडेंट मुराद अजानी का कहना था कि इस्माइली कम्युनिटी मुश्किल की इस घड़ी में किसी भी फेथ और बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली हर कम्युनिटी के साथ खड़ी है। The Shia Ismaili Muslim community is proud to join arm in arm with Estonians of all faiths, backgrounds, and walks of life, working together for the betterment of our communities. As we all know, in the most uncertain and difficult times, Estonians come together and are at their best. As Ismaili Muslims, we believe that our faith should deepen our concern for the quality of life for all. Whether it is donating and distributing protective face masks, organizing food and supply drives, restoring historic homes and buildings,
or supporting access to arts. फोकस यूएसए इज द पार्ट ऑफ आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो वर्ल्ड वाइड ह्यूमन वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट फील्ड्स में काम करती है। Our mission is to save lives, reduce human suffering, and foster disaster-resilient communities. It is with these goals in mind that we stand with you, Mayor Turner, and all Houstonians as committed partners to the well-being of our city. मेयर टर्नर का कहना था कि वे ह्यूस्टोनियन को फेस मास्क यूज करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं और इस्माइली कम्युनिटी की तरफ से 500,000 फेस मास्क की डोनेशन इस सिलसिले में बहुत हेल्पफुल होगी। During challenging times, the Ismaili community has collaborated on disaster preparedness, including the thousands of volunteer hours during the recovery effort from Hurricane Harvey, for which Ismaili volunteers were recognized with the Point of Light Award. Their goal is to improve the quality of life for everyone, and that is welcome during the COVID-19 pandemic. आतिफ कुरैशी, NTV ह्यूस्टन। आपके स्टेट में मौसम का हाल क्या रहेगा, देखिए वेदर अपडेट्स में। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.